तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो इस वक्त 2024 में रही है और जो हुकूमत कर रही है कि जी इन्फ्लेशन को हम नीचे ले आए हैं और सारा मामला सेट हो गया है, कीमतें कम हो गई हैं, ऑल्दो इट साउंड्स वेरी वेरी अनरियलिस्टिक, लेकिन आपका आर्टिकल जो है डॉन में मिराज ऑफ स्टेबिलिटी, ये 9 दिसंबर को पब्लिश हुआ था, इसमें आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी अर्जेंटीना के साथ इक्वेट किया है, जरा वो कंपैरिजन ड्रॉ किया है। ये बताइए कि जो हुकूमत ने कहा है कि 4.5% रेट है और 2.4 पे ये कह रहे हैं ग्रोथ रेट इनका चल रहा है, 13% पे पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट इस वक्त स्टेट बैंक ने वो फिक्स किया है। ओवरऑल कहा जा रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, दैट्स हाउ 2024 looks like, almost 1 year in office. 9-10 फरवरी को ये हुकूमत आई थी, तकरीबन समझिए कि 11 महीने हो गए इन्हें आए हुए, तो ये एक इनकी 1 साल की कारकर्दगी है। जरा इसको रिव्यू कर लीजिए 2024 को, और फिर इन द लाइट ऑफ दिस रिव्यू ये देखते हैं कि 2025 आपको कैसा नजर आता है। Thank you for inviting me, Dr. Hassan Zafar. Always a pleasure to be on your program. ये मैं कहूँगा कि जरूर इन्फ्लेशन कम हुआ है फ्रॉम अ पीक ऑफ अराउंड 35%. Now it's near single digits, about 11% last I saw, and possibly going into the single digit month on month. I think it's gone down to about even some as low as 5-6%. So yes, it's gone significantly lower. मगर ये पूछना चाहिए कि stability is not simply about inflation. काफी और जगह inflation lower हुए हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि it's for the right reasons. In the 70s जब inflation, hyperinflation, काफी सारे stagflation हुआ था वेस्टर्न ममालिक में after the oil price increases, तो बात काफी सारा इंटरेस्ट बढ़ा के at 18, 19, 20% इंटरेस्ट ले गए थे वहां भी, और उसके बाद एक डिफ्लेशन का एनवायरनमेंट हुआ था और ग्रोथ नहीं आ रहा था, और ग्रोथ वापस ही नहीं आ रहा था. So there were structural problems in the economy, the inefficiencies थी, और वो फिर जब थैचर और रेगन आए तो वो normalize हुआ. Similarly, this kind of phenomenon has been witnessed in the 90s in Argentina. वहां भी बहुत हाइपर इन्फ्लेशन था और गवर्नमेंट ने ये करा कि करेंसी को फिक्स कर दिया डॉलर के साथ, और क्वाइट रैपिडली एक्चुअली इन्फ्लेशन नीचे आ गया, बल्कि इन द लेट 90s डिफ्लेशन की तरफ चला गया. मगर ये हुआ कि there was no liquidity in the system, and soon enough there was deflation, the production stopped, fiscal deficit started going up, and there was a run on the banks, which they had to actually stop the banks from issuing pesos to the people. So frankly speaking, it all collapsed, and they had to run to IMF, and this was a completely disastrous policy. And subsequently Argentina has been back to IMF a number of times. So यहाँ देखना चाहिए कि अगर inflation कम हो गई, and this has been the single measure of success, at what cost? अभी आपने latest cost बताइए. You have cited Professor Keynes, John Maynard Keynes, के बारे में आपने लिखा है कि aptly warned of such scenarios in the general theory of employment, interest, and he argued that insufficient aggregate demand leads to underutilization of resources. ये सिनेरियो जैसे मैं प्रोग्राम से पहले भी आपसे पूछा था, मेरी समझ में तो ये आया था कि जब ये ग्रेट डिप्रेशन 1935 का आया था 1930s में अमेरिका में, तो तब भी यही कहा गया था, उसको यही इंटरप्रेट करते हैं, ओवर सप्लाई थी और डिमांड वाज लेस. तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बिकॉज द अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज, % के ऊपर चली गई अनएम्प्लॉयमेंट 2022 से लेके अब तक, उस वक्त कोई 8% पे थी, कोई 5% का 6% का इजाफा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट में. Of course there is a lot of pressure on everybody's pocket. जो भी सिचुएशन बनी है. डॉक्टर हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. अभी जावेद हसन साहब के साथ हम इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से पलट के हम आपके साथ जियोपॉलिटिक्स पे आते हैं, देन वील ट्राई टू कनेक्ट बोथ थिंग्स टुगेदर. तो ये
ये बताइए कि ये वो जो सिनेरियो था सप्लाई ओवर सप्लाई का, वो पाकिस्तान में अप्लाई होता है? इज दैट यू हैव इन माइंड ये प्रोफेसर? अनफॉर्चुनेटली नहीं, हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इतनी नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं, हमारे यहाँ बेसिकली डिमांड कॉन्ट्रैक्शन है। एंड डिमांड कॉन्ट्रैक्शन इस लिहाज से कि बेसिकली आपने पिछले 2 साल में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन प्रोबेबली हैज बीन समथिंग लाइक 60%। तो जो आपकी जो वेल्थ इफेक्ट है हैज बीन वेरी नेगेटिव। People's earning capacity, purchasing capacity has been completely destroyed. जो एक बंदा जो 70-60,000 कमाता था in 2022, उसका 60,000 is not worth the same as it was in 2022, इसलिए कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई 40% बढ़ गई, उसकी wheat prices जो है, गंदम 30% बढ़ गया, उसकी हर चीज जो है has gone up by anything between 30% to 60%। तो जो आपकी जो अर्निंग्स उस लिहाज से नहीं बढ़ी है, तो बेसिकली आपकी परचेसिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। रिसोर्सेज ये हैं कि देयर इज ऑब्वियसली मोर एंड मोर ह्यूमन रिसोर्सेज बीइंग अवेलेबल, मगर हमारे यहाँ प्रोडक्टिव कैपेसिटी इतनी नहीं है। सो इट्स स्लाइटली डिफरेंट, बट एवरी कंट्री हैज इट्स ओन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। मगर बेसिकली ये है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे इस मुल्क में। इन्वेस्टमेंट काफी रीजंस हैं जो डॉक्टर हसनैन भी बात करेंगे, मगर जैसे आप यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है, ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देयर हैज बीन वर्चुअली नो एफडीआई इस मुल्क में, जहां सेविंग्स रेशियो इतनी कम है। और अगर एफडीआई नहीं आएगी, कैसे आपके पास ग्रोथ होगी, कैसे आप जॉब क्रिएशन करेंगे? सो दैट इज। अच्छा, एक और मैं डेटा पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी 30 दिसंबर को वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी रिपोर्ट प्रोजेक्शंस आई है, उसमें दिखाया है कि बिटवीन 23 and 24 the poverty level went up, the dire poverty, the extreme poverty level went up from 17% to 25%. That was a 7% increase, and 13 million people are below the poverty line more. 13 million. आप सोचें, 13 million is many countries are 13 million population. Yes. तो Very ये huge. कहना कि स्टेबिलिटी, तो उन 13 मिलियन से पूछे कि कैसी स्टेबिलिटी आई है। तो frankly speaking, there are no jobs created. आपकी जो एक और लेटेस्ट डेटा पॉइंट अगर देखें, जो फर्स्ट क्वार्टर 2024-25 फिस्कल ईयर है, उसमें ग्रोथ जो है वो 0.92% है, और वो भी ग्रोथ काफी अजीबी सी ग्रोथ है, इसलिए कि ना मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, ना एग्रीकल्चर में ग्रोथ है, इन दोनों में डिक्लाइन है। तो ग्रोथ किसमें है? लाइफ स्टॉक में। ग्रोथ किसमें है? हेल्थ सर्विसेज में। आई मीन मजाक में कह सकते हैं कि हेल्थ सर्विसेज में इसलिए कि ज्यादा लोग डिप्रेस्ड है, तो जाके हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। एक चीज आपसे आगे बढ़ने से पहले, जी प्लीज आप बात कंप्लीट कीजिए, then I'll put the question. I don't want to sort of minimize it, but 0.92% इस लिहाज से अगर हुई, और आपकी एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, आप पिछले 2 साल में 2022 से आज तक ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज फॉलन। आप ये सोचें, एक थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग मुल्क है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज फॉलन बाय समथिंग लाइक 20%। Where will you create jobs if you're going to have industrial production falling by? सबसे ज्यादा job creation अगर चाइना में देखें, किसी मुल्क में, happens not through agriculture but happens through industrial production. If you're seeing your industrial production disappear, what are you going to do? तो यहाँ तो we really are कुछ लोग in a certain environment में से stability बड़ी अच्छी हो गई, inflation कम हो गई, मगर इसका फायदा किसको हो रहा है? Who is actually benefiting from such lower inflation? And really the problem is people investing in the country. जावेद साहब, given all this, 25 में आपको क्या नजर आता है? इस वक्त जो IMF ने कहा था कि इतने आप टैक्स कलेक्ट करें, 1 खरब रुपए कम कलेक्ट हुए, ये तो अभी का ये फर्स्ट क्वार्टर, ये जो हाफ है फिस्कल ईयर का, उसकी बात हो गई। हमारा बजट डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट जिसे कहें, वो 1 खरब रुपए का है, 2 खरब ये हो गए, बाकी वो जो बिजली वालों के साथ मामला चल रहा है वो अलहदा चल रहा है का। ये सारा जोड़े हिसाब किताब आपस में तो 4.5% इन्फ्लेशन रेट, इट डज नॉट साउंड कन्विंसिंग। आगे चल के कैसा नजर आता है ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर है, जून तक क्या हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में?
एक तो ये याद करें कि इन्फ्लेशन, वन ऑफ द मेन रीजंस इन्फ्लेशन गिरी है is because the international commodity prices both in oil and food have fallen dramatically. इन्फ्लेशन इसलिए नहीं गिरी कि हम लोग ने प्रोडक्शन बढ़ाया है तो सप्लाई बढ़ गई, जो आप कहते हैं, इसलिए बढ़ी है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से घट गई है. तो इट इज नॉट, एंड वी वर कमिंग फ्रॉम अ रिलेटिवली हाई प्लेस, एक ऊंची जगह से आ रहे थे और वहां नीचे. अब जो है वी आर एट द लो पॉइंट, और अब जो है इन्फ्लेशन शायद बढ़े, अब इन्फ्लेशन भी शायद बढ़े और आपकी ग्रोथ भी नहीं, और ऊपर से ग्रोथ नहीं बढ़े आपकी. जैसे मैंने कहा फर्स्ट क्वार्टर में 0.92%, in fact that is very questionable कि 0.92% एक्चुअली थी भी कि नहीं, इसलिए कि that data is very unreliable data. तो अगर आप नो ग्रोथ, आपकी पॉपुलेशन जो है 2.4% से ग्रोथ कर रही है, तो आपकी जो वेल्थ इफेक्ट है बड़ी नेगेटिव है. तो इस साल आई बी सरप्राइज कि ये आईएमएफ की प्रोजेक्शन जो है, जो 3.2% के करीब थी, वो मीट कर सकेंगे. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मुझे लगता है. दूसरी चीज ये है कि आप, जैसे आपने कहा, एक्चुअली जो नंबर मैंने देखा फर्स्ट हाफ में 386 बिलियन टारगेट से 6 ट्रिलियन से कम है. आप ऑलरेडी 6% से डिविएट कर गए हैं जो रिक्वायरमेंट थी आईएमएफ की. ऑटोमेटिक उससे रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंटिजेंसी और टैक्सेस लगाए. ये बताइए कहां से और टैक्सेस लगाएंगे आप? ऑलरेडी टैक्सेस की वजह से आपकी प्रोडक्शन और आपकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो किस पर आप टैक्स, आप पर लगाएंगे टैक्स? आप, हम लोग तो ऑलरेडी जो नौकरी पेशा लोग हैं वो तो ऑलरेडी खून दे के टैक्स दे रहे हैं, तो कौन देगा और टैक्सेस? सो रियली इसके बाद मजीद टैक्स लगने का मतलब ये है कि जेब से निकाल के खजाने में जमा करा दें पैसे, मतलब और क्या कर सकते हैं? It is coming to that. It is coming to that. So बड़ी you know रिमार्केबल बातें करते हैं, मगर मैं देखना चाहता हूँ प्रैक्टिकली इस मुल्क में ग्रोथ जब तक नहीं आएगा, जब तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती. इन्वेस्टमेंट्स जब आएंगी, जब आप के लोगों को और इंटरनेशनल लोगों को आपके मुल्क में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा,